फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंप्लीट रिवीजन के बाद अब हम बायोलॉजी का रिवीजन करेंगे। देखिए फास्टली हम रिवीजन करेंगे बायोलॉजी का, और उससे क्या है संपूर्ण फिर हमारी जो जनरल साइंस है उसका रिवीजन हो जाएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिया जाता है पेपर में कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द दिया। और बायोलॉजी की जो शाखा है एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन को विटीकल्चर कहा जाता है। ऑर्निथोकल्चर पक्षियों के अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन पूछा जाता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। पोमोलॉजी फलों की खेती को हम पोमोलॉजी कहते हैं। पीडोलॉजी बहुत ज्यादा पूछा जाता है परीक्षा में, प्रदा के अध्ययन को हम पीडोलॉजी कहते हैं। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी होता है बच्चों का अध्ययन। और डेंड्रोक्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन होता है तो इसको याद रखें कि वार्षिक वलय को गिनकर वृक्षों की आयु का पता लगाना क्या कहलाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। तो डेंड्रोलॉजी है वृक्षों का अध्ययन और डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है वार्षिक वलय के आधार पर वृक्षों की आयु का पता लगाना। आगे हम बात करें तो एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा वर्ग में रखा गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन रहते हैं कि जो नीले हरे शैवाल है वो पादप है, पादप नहीं है, ये मोनेरा जगत में आते हैं। और मोनेरा जगत क्या होता है, देखिए मोनेरा जगत को बताने के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 5 जगत प्रणाली किसने दी। 1969 में आर.एच. विटेकर ने बताया कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनको 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई जिसे कवक कहते हैं, चौथा प्लांट और पांचवा है एनिमल्स। पांचवा क्या है, एनिमल्स। आगे हम बात करें तो कवकों की जो सेल वॉल है वह काइटिन की बनी होती है। और वायरस जो है वह सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होता है। युगलीना पादप एवं जंतु के बीच की योजक कड़ी होता है। और वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो वर्गीकरण का पिता कहा जाता है कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम कोशिका के बारे में बात करते हैं। तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। और स्लाइडेन एवं स्वान ने कोश का सिद्धांत दिया। स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या दिया था, कोश का सिद्धांत दिया था। रोडोल्फ विर्चो ने कथन कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला ये कथन डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया जाता है, जिसका अर्थ होता है पुरानी कोशिकाओं की उत्पत्ति नई कोशिकाओं से होती है। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला इस कथन का अर्थ होता है। आगे हम बात करते हैं सबसे पहली जीवित जो कोशिका देखी वह एंटोनी वन ल्यूवेनहॉफ ने देखी थी। वास्तव में यह जीवाणु कोशिका थी। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। अब हम जीव द्रव्य के बारे में बात करें तो जीव द्रव्य नाम पुरकिंजी ने दिया। जीव द्रव्य में 90% भाग जल होता है, 71% प्रोटीन होती है, 2% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर हम कोशिका के बारे में बात करें तो कोशिका को प्रारंभिक संगठन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक कोशिका है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी कोशिका है यूकैरियोटिक कोशिका। ऐसी कोशिका जिसमें 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, गुणसूत्र बिखरा हुआ रहता है, मेसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है और विकसित प्रकार के कोशिकांग नहीं होते, उस कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन कौन सी कोशिका होती है, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। अब हम बात करें ऐसी कोशिका जिसमें 80s राइबोसोम पाए जाते हैं, गुणसूत्र व्यवस्थित होता है, सभी विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो यह उच्च जीव जैसे कवक है, पादप है और जंतु है, उन सब में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कोशिकांगों के बारे में। तो कोशिकांग क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का कार्य करता है, इसे कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। ये दोहरा आवरण पाया जाता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम पर दोहरा आवरण नहीं होता। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। और राइबोसोम आवरण रहित कोशिकांग है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिस पर आवरण नहीं पाया जाता है, वह है राइबोसोम। और राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का क्या करता है, कार्य करता है। अगला पॉइंट है गोल्जी काय। गोल्जी काय इसे प्लांट में डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। इसका कार्य होता है श्रावण व संग्रहण का कार्य करना और इसे कोशिका का यातायात पुलिस या कोशिका का यातायात प्रबंधक के नाम से इसको जानते हैं। अब हम बात करते हैं तारककाय के बारे में। तो देखिए तारककाय सेंट्रोसोम केवल जंतुओं में पाया जाता है या पादपों में नहीं पाया जाता। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका का एक अंतर भी है। ठीक ऐसे ही प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है, जंतुओं में नहीं होती है सेल वॉल। और सेल वॉल जो प्लांट में होती है वह सेलुलोज की बनी होती है।
ऐसे ही यदि हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है और जो कोशिका झिल्ली है यह अर्धपारगम्य व चयनात्मक पारगम्य होती है। और आगे हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, हरित लवक की बात करें तो यह दोहरे आवरण की बनी संरचना है। इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना, यह हरित लवक का क्या होता है, कार्य होता है। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पौधे क्या होते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। अंतःप्रदब्बी जालिका के बारे में यदि हम बात करें तो अंतःप्रदब्बी जालिका को कोशिका का कंकाल कहा जाता है। यह दो प्रकार की होती है, आरईआर और एसईआर। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण आरईआर बनती है खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका, एसईआर चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका। यह लिपिड तथा स्टीरॉयड का संश्लेषण करती है। और आरईआर होती है वह प्रोटीन का निर्माण व श्रवण का क्या करती है, कार्य करती है। ऐसे ही अगर हम बात करें केंद्रक के बारे में बात करें तो केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। इसको कोशिका का प्रबंधक भी कहते हैं। केंद्रक गुणसूत्र व क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। डीएनए की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और यह डबल हेलिक्स मॉडल संरचना है। द्विकुंडलीय संरचना होती है और द्विकुंडलीय संरचना का जो मॉडल है वो दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। द्विकुंडलीय मॉडल जो संरचना है उसका मॉडल दिया था। अगर हम बात करें मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़ी 40 गुणसूत्र होते हैं। 44 एक जैसे होते हैं जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं और दो अलग होते हैं इन्हें सेक्स क्रोमोसोम, लिंग निर्धारण क्रोमोसोम कहा जाता है। एक्स एक्स और एक्स वाई इनको क्रोमोसोम कहते हैं। यदि एक्स एक्स है तो लड़की और एक्स वाई है तो लड़का। अब हम एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो त्वचा में मेलानिन वर्णक पाया जाता है जो इसके रंग का निर्धारण करता है। और हमारी त्वचा से निकलने वाला पसीना ताप नियंत्रण का क्या करता है, कार्य करता है। पाचन तंत्र के बारे में बात करें तो पाचन मुखगुहा से छोटी आंत तक होता है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च का पाचन करता है। और लार में लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है जो जीवाणुओं को क्या करता है, मारता है, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारता है। अब हम बात करें आमाशय में HCl अम्ल के कारण अम्लीय पाचन होता है। और आमाशय में जो pH होता है वो होता है 1.8। और मानव के दंत सूत्र के बारे में यदि बात करें तो वयस्क का दंत सूत्र पूछा जाता है 21-23 गुणा 2 बराबर 32। ये दांतों को चार प्रकारों में बांटा गया है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इंसाइजर दांत दो होते हैं, मतलब अर्धदंत सूत्र होता है ये, तो उसके आधार पर 32 दांत होते हैं। रेनिन एंजाइम दूध में उपस्थित कैसिनोजन को कैसिन प्रोटीन में बदल देता है और जिससे दूध का क्या होता है, पाचन होता है। और बाइल जूस क्षारीय तरल होता है और यकृत द्वारा इसका श्रवण किया जाता है और पित्ताशय में इसको क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है बाइल जूस को। तो बाइल जूस में मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। अब हम बात करते हैं यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन होता है। माल्टोज को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ता है। सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ता है। और एरेप्सिन एंजाइम प्रोटीन और पेप्टोन्स का पाचन करता है जो इसे एमिनो अम्ल में तोड़ता है। और आंत्र में जो पाचन होता है उसका पीएच होता है 7.8। अब हम बात करते हैं श्वसन तंत्र से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो देखिए रक्त की आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसमें Fe+2 आयन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड 20% जाती है। प्लाज्मा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी जाती है, 7% जाती है, जबकि सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट के रूप में जाती है। अब हम बात करें परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो परिसंचरण तंत्र में कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं कि रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4। रक्त का थक्का फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण होता है, किसके कारण, फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण होता है। आरबीसी के बारे में बात करें तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, विनाश स्प्लीन में होता है। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, कितना होता है, 120 दिन। डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करें तो डब्ल्यूबीसी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में क्या होती है, सहायक होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या 5 से 7,000 प्रति एमएम क्यूब होती है। और यदि ब्लड कैंसर में की बात करें तो ब्लड कैंसर में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, जैसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर कहा जाता है। बीपी का मापन स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा किया जाता है, जबकि हृदय की धड़कन का मापन स्टेथोस्कोप के द्वारा हम हृदय की धड़कन का क्या करते हैं, मापन करते हैं। उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करें तो मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग जो होता है वह होता है वृक्क। नेफ्रॉन उत्सर्जी अंग वृक्क की क्या होती है, क्रियात्मक इकाई होती है।
यूरोक्रोम वर्णक के कारण मूत्र का रंग क्या होता है? पीला होता है। और किडनी में जो पथरी जमती है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल होते हैं। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। किडनी की पथरी जो है वो किसके क्रिस्टल है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल है। आगे हम बात करें तंत्र का तंत्र, तो तंत्र का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। शरीर का संतुलन का कार्य करता है सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क शरीर के संतुलन का कार्य करता है। स्मरण शक्ति का केंद्र होता है सेरिब्रम। श्वसन, हृदय की धड़कन, पाचन का जो केंद्र होता है वह मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। और प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है मेरुरज्जु के द्वारा। मेरुरज्जु के द्वारा ही प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है। और मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम। और मस्तिष्क हमारी क्रेनियम खोपड़ी में पाया जाता है। देखिए डिटेल हम समझेंगे नहीं, डिटेल तो हमने पढ़ रखी है। अब हमें क्या करना है? रिवीजन करना है। जितनी फास्ट रिवीजन हो जाएगा उतना ही हमारा बढ़िया रहेगा और उतना ही हम अच्छे से उसको आगे पढ़ पाएंगे। आगे हम बात करें कंकाल तंत्र के बारे में, तो अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। टेंडन अस्थि को पेशी से जोड़ता है। सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर और सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपीज। हड्डी में तत्व होते हैं कैल्शियम व फॉस्फेट होते हैं। पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है, अर्थात कितनी होती है? 24 मनुष्य में क्या पाई जाती है? पसलियां पाई जाती हैं। आगे हम बात करें अंतःस्रावी तंत्र के बारे में, तो सबसे छोटी जो एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वह होती है पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इससे ग्रोथ हार्मोन एसटीएच स्रावित होता है। इस हार्मोन की कमी हो जाए तो व्यक्ति बौना रह जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है मां में दूध के निर्माण को, स्तन ग्रंथियों में दूध के निर्माण में सहायक होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव हार्मोन कहा जाता है। बच्चे के समय जो हार्मोन स्रवण होता है वह ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। इसीलिए इसको पिटोसिन हार्मोन या प्रसव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और मूत्र की मात्रा में नियंत्रण के लिए एक हार्मोन होता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे वैसोप्रेसिन के नाम से जाना जाता है। यदि इस हार्मोन की कमी हो जाए तो व्यक्ति को लगातार मूत्र आता रहता है। तो इस रोग को कहा जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। देखिए मधुमेह नहीं है, यह अतिमूत्रता की स्थिति को दर्शाता है, डायबिटीज इंसिपिडस। आगे हम बात करें थायराइड ग्रंथि से, तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, आयोडीन से बना होता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो घेंगा रोग हो जाता है, व्यक्ति के गलगंड रोग हो जाता है। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है, इसे 3F हार्मोन कहते हैं, संकट मोचन हार्मोन इसको कहा जाता है। अग्नाशय ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, अल्फा बीटा डेल्टा। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन की यदि शरीर में कमी हो जाती है तो रोग हो जाता है डायबिटीज मेलिटस, जिसे हम मधुमेह रोग के रूप में जानते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रवण करता है। अंडाशय से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या होता है? श्रवण होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्त्रियों में कौन कौन से हार्मोन जननांग से स्रावित होते हैं? तो वह होते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख कहा जाता है। अब हम जैव विकास के बारे में बात करें, तो पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई है। ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया नीले रेशेवर पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव माने जाते हैं। चार्ल्स डार्विन ने पक्षियों की चोंच पर अध्ययन किया, जिन्हें डार्विन फिंच कहते हैं, और जैव विकास का सिद्धांत दिया। लेमार्क ने जिराफ की गर्दन के लंबे होने का कारण बताया कि जिराफ की गर्दन कैसे लंबी होती है, तो यह लेमार्क ने बताया था। आगे हम बात करें आनुवंशिकी के बारे में, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिकी की इकाई क्या होती है? जीन होती है। गुणसूत्र नहीं करना है, इंपॉर्टेंट है, जीन होती है। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? बारबारा मैकक्लिंटॉफ ने जंपिंग जीन की खोज की थी। आनुवंशिक रोगों के बारे में यदि हम बात करें, तो 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। और यदि एक गुणसूत्र महिला एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाए तो टर्नर सिंड्रोम होता है, और एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता के कारण क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। तो देखिए टर्नर सिंड्रोम में टोटल गुणसूत्र होंगे 45 और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले व्यक्ति में टोटल गुणसूत्र होंगे 47, क्योंकि एक गुणसूत्र क्या हो गई? अधिकता हो गई। आगे हम बात करें एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में। प्रोटोजोआ में कौन कौन आते हैं? अमीबा, प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग होता है। लेशमानिया से कालाजार रोग होता है। ट्रिपेनोसोमा से अफ्रीकन निद्रा रोग होता है। पॉरीफेरा में आते हैं स्पंज साइकोन साइफा, पॉरीफेरा में आते हैं। सीलेंट्रेटा में हाइड्रा, जेलीफिश सीलेंट्रेटा में आती है। सी एनिमोन सीलेंट्रेटा में आता है। प्लेटी में प्लेनेरिया और फीता क्रमीड, जिसे टीनिया सोलियम के नाम से जानते हैं। एस्के एल्मंथीज गोल क्रमी में एस्केरिस बाउचेरेरिया,
ब्रोंकोप्टाइज जिससे हाथी पांव रोग होता है, ये इंपॉर्टेंट है, स्केलमेंथीज में पाया जाता है। एनेलिडा में केंचुआ आता है। आर्थ्रोपोडा में सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, इसमें कॉकरोच, मकड़ी, बिच्छू, झींगा मछली, सिल्वर फिश सब आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। और मोलस्का में घोंगा, सीप, केंकड़ा ये मोलस्का में आते हैं। एकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश आती है। स्टारफिश किस में आती है? एकाइनोडर्मेटा में, तो गलती नहीं करनी है, स्टारफिश एकाइनोडर्मेटा में आती है। कई बार स्टूडेंट इसको किस में कर देते हैं? सीलेंटेटा में कर देते हैं। आगे हम बात करें पिसीज में, मछलियां जितनी होती हैं वो सब पिसीज वर्ग में आती है। एम्फीबिया में मेढक आता है। रेप्टाइल्स में रेप्टिलिया में सांप, छिपकली, घड़ियाल, कछुआ रेप्टिलिया में आते हैं। होलोडर्मा एकमात्र जहरीली छिपकली है। एबीज में पक्षी वर्ग आते हैं और मैमल्स में स्तनधारी आते हैं। मैमल्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मेटाथीरिया, जिसमें मेटाथीरिया में अपरिपक्व बच्चे देते हैं और एक थैली में बच्चे को रखा जाता है। ऐसा किसमें होता है? कंगारू में। प्रोटोथीरिया, यह अंडे देते हैं और अंडे देने वाले जीव कौन से हैं? मैमल्स, इक्डेना और डकबिल प्लेटिपस, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। प्रोटोथीरिया। यूथीरिया, वास्तविक बच्चे देने वाले जंतु, जिसका एग्जाम्पल है मनुष्य। अब हम वनस्पति विज्ञान के बारे में बात करें तो शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी और कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। अब देखिए, शैवाल और कवक मिलकर आपस में एक सहजीवी संबंध बनाते हैं और यह सहजीवी संबंध कहलाता है लाइकेन। लाइकेन वहां नहीं उगते जहां पर क्या होता है? प्रदूषण होता है। आगे हम बात करें नोस्टॉक एनाबीना नामक साइनोबैक्टीरिया और लेगुमिनेसी पादप की जड़ों में पाए जाने वाला राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। मॉस एक ब्रायोफाइट पादप है। फर्न एक टेरिडोफाइट पादप है। आलू, अदरक, हल्दी क्या है? ये तना है। लौंग क्या है? पुष्प की कली है। ये पेपर में पूछा जाता है, इसलिए हम इसको राइट करेंगे। अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी, बिना निषेचन के फल का उत्पन्न होना, जैसे केला, पपीता, नारंगी, अनानास। नारियल के बारे में यदि बात करें तो नारियल की सबसे ऊपरी पतली परत होती है बाह्यफल भित्ति, जटाएं होती है मध्यफल भित्ति, कठोर परत होती है अंत्यफल भित्ति और नारियल का भ्रूणपोष खाया जाता है। लीची का खाने योग्य भाग होता है एरेल और आम का जो खाने योग्य भाग होता है वह होता है मध्य फल भित्ति। आगे हम बात करें असत्य फल किसे कहते हैं? असत्य फल ऐसे होते हैं जो अंडाशय से विकसित नहीं होते, तो सेब और नाशपाती असत्य फल का उदाहरण है जो पुष्पासन से विकसित होते हैं। पादप उदक के बारे में बात करें, 2 इंपॉर्टेंट पादप उदक हैं, जाइलम व फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जल संवहन का कार्य करता है और फ्लोएम भोजन संवहन का कार्य करता है। पादप हार्मोन के बारे में यदि हम बात करें तो पादप हार्मोन वृद्धिकर्ता और वृद्धि निरोधक। देखिए, वृद्धिकर्ता पादप हार्मोन है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन। एथाइलिन फलों को पकाने में काम आता है और एकमात्र गैसीय हार्मोन है। वृद्धि रोधक हार्मोन होता है एबीए एब्सिसिक एसिड जो जीर्णता को लाता है। पादप रोग के बारे में बात करें तो एक इंपॉर्टेंट रोग पूछा जाता है परीक्षा में, कैंकर रोग। कैंकर रोग नींबू में होता है और जो एक जीवाणु जनित रोग होता है। आगे हम बात करते हैं एजोला। एजोला क्या है? एजोला एक जलीय फर्न है जिसे जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं और यह धान की फसल में उत्पादन दर को 20% बढ़ा देता है। कोनेन सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। बंगाल का आयतन जलकुंभी को कहा जाता है। जलकुंभी को क्या कहा जाता है? बंगाल का आयतन। अफीम पेपेवर सोमनीफेरम के पादप से अफीम प्राप्त की जाती है। और अब बात करते हैं इकोलॉजी। देखिए, इकोसिस्टम शब्द जो है वो एजी टेंसले ने दिया था, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सर्वाधिक स्थायी इकोसिस्टम होता है महासागर का। पिरामिड। देखिए, इकोसिस्टम जो है वो 2 तरह का होता है, स्थलीय इकोसिस्टम, जलीय इकोसिस्टम। स्थलीय इकोसिस्टम के उदाहरण होते हैं वृक्ष, वन, घास के मैदान और जलीय इकोसिस्टम के उदाहरण होते हैं तालाब, नदियां, सागर, महासागर। ये जलीय इकोसिस्टम के उदाहरण है। तो संख्या के आधार पर वृक्ष का जो पिरामिड है वो उल्टा होता है, बाकी सब सीधे होते हैं। तो वृक्ष के अलावा जितने भी इकोसिस्टम है वो सब संख्या के आधार पर पिरामिड उनका सीधा होगा। जैव भार के आधार पर जलीय इकोसिस्टम का उल्टा होता है, जैसे तालाब हुआ, सागर हुआ, आपका नदियां हुआ, उनका उल्टा होता है। और ऊर्जा के आधार पर जो पिरामिड है सभी के लिए हमेशा क्या रहता है? सीधा रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई और इसका कारण क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट था। देखिए, नेट साइनेट है, साइनाइड मत कर देना, ऑप्शन में साइनाइड भी होगा लेकिन इसका राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। अम्लीय वर्षा का कारण कौन कौन सी गैस होती है? SO2, CO2 और NO2। अगर हम कुछ अधिनियमों के बारे में बात करें
तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1981 में। जल प्रदूषण अधिनियम कब आया? 1974 में। प्रदूषित जल की जो बीओडी होती है वह अधिक होती है, शुद्ध जल की बीओडी क्या होती है? 0 होती है। कुछ दिवसों के बारे में बात करें तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब हम विटामिन के बारे में बात करें तो विटामिन दो तरह की होती हैं, जल विलेय विटामिन और वसा विलेय विटामिन। जल विलेय विटामिन विटामिन बी और सी होती हैं। सी विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कई सारी विटामिन आती हैं। बी वन को थाइमीन कहते हैं, जिससे बेरीबेरी इसकी कमी से बेरीबेरी रोग होता है। और बी2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसकी कमी से किलोसिस रोग होता है। और बी3 को नियासिन कहते हैं, बी3 को क्या बोलते हैं? नियासिन। बी5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। और बी7 को बायोटिन विटामिन कहते हैं, इसकी कमी से बालों का झड़ना होता है। बी6 को पायरोडॉक्सिन कहते हैं, इससे त्वचा रोग होते हैं। और बी12 जो विटामिन होती है, बी12 को साइनोकोबालामीन कहते हैं, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल कहा जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है इसकी कमी से। और विटामिन के को क्लोक्विनोन कहा जाता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर पूछा जाए कि आंख के लिए सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन होती है तो वो होती है कौन सी? विटामिन ए। अब हम बात करते हैं जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, तो टेटेनस, टीबी, डिप्थीरिया, टाइफाइड, प्लेग, निमोनिया, काली खांसी और गोनेरिया। टेटेनस, टीबी, डिप्थीरिया, टाइफाइड, प्लेग, निमोनिया, काली खांसी और गोनेरिया जीवाणु जनित रोग हैं। और यदि हम बात करें प्रोटोजोआ जनित रोग, मलेरिया, पायरिया, काला आजार, अफ्रीकन निद्रालु रोग प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं? एड्स, हर्पीस, पोलियो, चेचक, ट्रेकोमा, हेपेटाइटिस, डेंगू वायरस जनित रोग है। और कवक जनित रोगों के बारे में बात करें तो दाद, एथलीट फुट टीनिया पेडिस कवक के कारण होता है। और गंजापन कवक जनित रोग है। और मानव शरीर में रक्त जो होता है वो कितना होता है? 5 से 7 लीटर होता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और सबसे जो छोटा पक्षी होता है वो कौन सा है? हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। तो इस तरह से दोस्तों हमने बायोलॉजी का भी फर्स्ट रिवीजन किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का रिवीजन किया। तो हम थोड़े से समय में जनरल साइंस के सारे रिवीजन को, सारे जो पार्ट है हमने उसका क्या कर लिया? रिवीजन कर लिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो क्लास है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर एक बार में ये समझ में नहीं आई है तो इसका आप दोबारा रिवीजन कर लीजिए। निश्चित रूप से आपके जो जनरल साइंस का जो आने वाला जो परीक्षा दे रहे हो आप, वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उनको आप राइट करोगे। यहाँ पर हमने वही पॉइंट सम्मिलित करने की कोशिश की है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।